That's the most important thing in Maharashtra. Yes. Ignorant. So, Oscar. conducting our classes in English mode and नहीं so खाने start का पूरा कौन खाना if you have any doubt, will be I will say you can interact with you within the class itself, and if I think you need to discuss that on later, you can interact with me after the class. Okay, guys. So my name is Sunil Kumar, and I'm teaching you quality. And in UPSC, I have एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेरा उसका एक्सपीरियंस रहा, मैंने 5 मेंस दिए हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम दिए हैं। आई एम टीचिंग सिंस यू कैन से 2.5 years. Okay, so I'm new. I think आपकी एज का हो, ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, तो इसको इंटरेक्टिंग बनाते रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, बोलिए तो सर ये ठीक रहेगा सर सर इसको यहाँ पे रखना है। फिर इसको कैसे करें आप लोग ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसा रख दिया ऐसा हाँ ठीक मैं आपको ये देखना है क्या हाँ, मैं तो बीच बीच में ये ठीक रहेगा हाँ, ठीक है कोई इसे कैंसिल नहीं होना चाहिए सर ये नहीं ठीक, आपकी चेयर ना कैंसिल नहीं होना चाहिए ठीक है, ठीक है सर, चलो ओके So why did we say that this is the one of the most important subject in UPSC? तो इम्पोर्टेंस जो होती है वो ऐसी नहीं अच्छा लग गया इम्पोर्टेंस, सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड जो आप लोगों का है उसके हिसाब से आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद आए। बिलीव मी, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको पढ़ने में आपको मौका आएगा, ऐसा नहीं है सबके साथ हो ऐसा। बट इम्पोर्टेंस जो इवन यूपीएससी प्रिपरेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, आपको वो रखनी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट से मेरा क्या मतलब है? सो यू आर गिविंग सम टाइम, यू आर गिविंग सम एफर्ट टू द सब्जेक्ट, सो व्हाट आर द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गिव, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करेंगे, इसके हिसाब से पढ़ेंगे, इसी से आपको समझ में आएगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कितना क्वालिटी देना है और कितना क्वांटिटी देना है। इश्यू क्या है ना, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इवन पॉलिटी है, इवन हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री में आप मेरे को हिसाब से ज्यादा समझेंगे, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक डायनेस्टी के ऊपर पीएचडी हो जाती है, ठीक है। तो कितना पढ़ना है ये चीज आपको देख, इवन पॉलिटी के अंदर एक एक जो थिंग्स है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। यहाँ पे किस का बैकग्राउंड पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, कम जीएस के स्टूडेंट है सारे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 3 बेसिक चीजें, फर्स्ट इज पॉलिटी, सेकंड इज गवर्नेंस, एंड थर्ड इज सोशल इशू। तो जो आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर बस ये यहाँ से ज्यादा चीजें आती है, ये मेन सवाल है। जो जीएस रूल्स में थर्ड आईआर भी ऐड होता है, ये भी हम कवर करेंगे बट बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज है आप ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक प्रीलिम्स, और यहाँ से आपके अगर हम बात करें, अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें एंड मेंस, तो जो आपका प्री है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से 14 to 18 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने पहले, इससे पहले किसने प्रीलिम्स दिया है, कब?
लास्ट ईयर पढ़ा था इससे पहले या फिर ऐसे ही सीखे देगी? क्योंकि इश्यू क्या होता है ना, बच्चे प्रीलिम्स दे देते हैं फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं एक बार समझने के लिए, पैटर्न नहीं समझ लो फिर करो। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी है यहाँ से 14 to 18 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, अगर कट ऑफ क्लियर करना है प्रीलिम्स आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है, दैट्स सो फॉर दैट यू नीड 50 प्लस क्वेश्चन एंड देयर आर सब्जेक्ट्स जहां से आपको, जो मैंने शुरू में बात किया थी कोस्ट बेनिफिट रेशियो, वो इम्पोर्टेंट है। माइक थोड़ा ऊपर करो। तो कोस्ट बेनिफिट रेशियो जो है कुछ सब्जेक्ट्स का लो है, इसको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सुना है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ओके। देखो नॉर्मल बात करें तो अब इंटायर इंडिया जो लैंड में है उसमें कुछ जगह बहुत ज्यादा डेवलप है, तो नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें बट कुछ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र अगर हम बात करें विदर्भा साइड की जो डिस्ट्रिक्ट है या मराठावाड़ा की जो डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत इतने ज्यादा एज कम्पेयर टू पुणे नहीं है। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होता है कि आपको उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो चीजें जल्दी जल्दी डेवलप हो सकती है उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट को मैं आईटी हब बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर पे काम हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट पे एजुकेशन पे काम हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट पे हेल्थ पे काम हो सकता है, वहां काम करो, काम चल जाए। सेम अपने को फिलिप्स में जाए, अपने को उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जहां पे मैं एफर्ट लगाऊं बट एफर्ट लगाने के बाद मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट दिखे, वहां पे ज्यादा फोकस है। पॉलिटी के अंदर जो 14 to 18 आपके क्वेश्चन आते हैं इनमें से आपके 12 प्लस इजीली सही हो जाता है अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की, बिल्कुल इजी 15 भी हो जाता है। जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% वेरी करती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उनका ये रेशियो रहता है, इसीलिए इसको लो हैंगिंग फ्रूट बोला जाता है। आई बात समझने है कि नहीं आई? अब मेंस, मेंस के जो टॉपिक है जीएस के, जीएस टू में क्या क्या आता है? पॉलिटी, ये आपका रहता है अराउंड 110 से 140 मार्क्स के बीच। फिर गवर्नेंस, ये रहता है आपका अराउंड 50 या 60 मार्क्स आप बोल सकते हो। फिर सोशल इश्यूज 20 to 30 मार्क्स, बाकी आया। अगर आपको लाइक मेंस क्लियर करना है तो आपको हर एक पेपर में से अराउंड 50% अगर आप स्कोर कर दोगे तो यू वुड बी वेरी बेटर। 800 marks is very comfortable to clear यूपीएससी। ओके गाइस, अब यहां से आपको जो मार्क्स आने, आईआर में मार्क्स, आईआर सभी पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, अब न्यूज़पेपर किसने पढ़ना स्टार्ट किया? न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वो हम किसी दिन बैठ के बताऊंगा मैं आपको ये क्लास के बाद कि न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारा न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे, ठीक है। 1-1.5 घंटा देना उसको, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। बट इसके अंदर जो आपका सिलेबस है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, ये आपको कितना फोकस करना है। आपको पॉलिटी के अंदर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो मैं करवाने वाला हूँ 120 प्लस मार्क्स, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ये तो ऊपर से मेरी तरफ से ये फोकस रहेगा। इन दी एंड देखो, मतलब सच बात तो यही है, इन दी एंड आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, आप सिलेक्ट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन यू। आप कितना एफर्ट डालते हैं, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके साथ वट एवर यू गाइज नीड आई विल डू। ठीक है, कोई इश्यू, कोई डाउट है? तो ये चीजें हैं आपकी। गवर्नेंस क्या है आपका? क्वालिटी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
society organizes its authority. पॉलिटिक्स नहीं, हमको नहीं देखना है मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिस्टम को समझना है। गवर्नेंस इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सोशल इश्यूज यहाँ पे क्या आपकी सोसाइटी के साथ पॉलिटिक्स जब इंटरेक्ट करती है, जो इश्यूज आते हैं जो सोसाइटी का आउटकम बेस्ड है, आउटकम के ऊपर जो इश्यूज है, आउटकम जो आपका होगा वो सोशल इश्यूज। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, गाइस आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन सिंपल लैंग्वेज। मुझे पता है कौन से वर्ड यूज करने, मैं वो बता दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, वो जो मेंस में लिखना आपको, वो वर्ड स्पेसिफिक है, अच्छे वर्ड होने चाहिए, बट वहां तक जाने के लिए समझना जरूरी। इश्यू क्या है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि बस रट्टा मार देते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। आजकल यूपीएससी वैसा नहीं रही। ज्योग्राफी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साहित्य क्या है, क्या सिग्निफिकेंस, बात क्या चैलेंजेस है, हमें क्या करना चाहिए, बट पॉलिटी में वो क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटी में क्वेश्चन क्या है, आपने आप पढ़ोगे, तो स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो आप पढ़ोगे कि इंडिया के अंदर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, आपने ये पढ़ लिया। अब वो मेंस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, why we need the independent judiciary, why independent judiciary is essential for the functioning of the democracy itself। आप समझ रहे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आ रहे हैं। तो आपको टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंड करना है और सोचना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइक whatever guys you are thinking that doesn't come in my mind, that's why I'm saying ask me the questions। अगर मेरे को कहीं ना कहीं मैंने उस बारे में नहीं सोचा होगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको कल बताऊंगा, बिलीव मी नेक्स्ट डे मेरे से अच्छा वो नहीं बता सकता कोई। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, आई विल नेवर फील थ्रेटेंड, आई विल नेवर फील डिसरिस्पेक्टेड विद द क्वेश्चन, बट हाँ थोड़ा सा अच्छे से पूछना। ठीक है, समझ गए ना आप? तो वो काम करना है, बट जितने ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आई बात समझ? और मेंस की नहीं, पॉलिटी में जो इवन क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी प्रीलिम्स के अंदर भी, वो भी काफी एनालिटिकल पार्ट में आ रहे हैं डायरेक्ट। वरना मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, उसको बाइबल ऑफ पीएससी बोला जाता है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, पढ़नी है, ये नहीं कह रहा कि वो पढ़नी ही नहीं, पढ़नी नहीं रेकमेंड करते टीचर, मैं रेकमेंड करता हूँ, वो पढ़ लो जरूरी, बट अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी सी कम, उसके ऊपर जो सोचना है वो आपको ही सोचना। ठीक है, मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा, कुछ चीजें होंगी जैसे अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, ठीक है, जो भी व्हाटएवर द जुडिशरी हैज सेड, व्हाटएवर द केस लॉज, वो आपको को रटना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको रट्टा नहीं लगवाने वाला, मैं समझाऊंगा और हम समझ के सीखेंगे। आई बात समझ? अब नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब आते हैं, पहले तो एक सबसे बड़ा डाउट होता है मटेरियल। मेरी तरफ से जो आपका मटेरियल है ज्यादा नहीं, मेरी फिलोसफी है कम पढ़ो बस, कम पढ़ो समझो ज्यादा। ज्यादा एक कंटेंट उठा लिया, दूसरा कंटेंट उठा लिया, उतना जरूरी नहीं हो। आई बात समझे? तो सबसे पहले जो है एक बेसिक आपको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आएगी आपकी एनसीईआरटी से। ये जो मिथ बना रखा है 6 to 12 नहीं पढ़ना, आई बात समझे? ये मिथ है, इसको आगे बात कर सकते हैं। आप बच्चे नहीं, ग्रेजुएशन किसकी कंप्लीट कर लिया आपने? और कितने लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? अब ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर आ चुके हो तो आपका बचपन निकल चुका है।
आगे बात समझ, बच्चे नहीं हो अभी आप, और किसी भी एंगल से आपको ऐसे बच्चा समझ के मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो आप, क्योंकि इन दी एंड आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस बनने की, एक डीएम बनने की प्रिपरेशन करें, तो कल को अगर आपके हाथ में डिस्ट्रिक्ट दे देगी गवर्नमेंट, तो अच्छे तो आप नहीं। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी है आपकी, दो एनसीईआरटी, वन इज पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास में, एंड सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये जो आपका पार्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई बात समझ में? इश्यू क्या है कि जैसे एक और रेफरेंस मटेरियल है लक्ष्मीकांत, बच्चे शुरू से ही लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट कर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इटसेल्फ, जो क्वालिटी है उसकी, जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई। आई बात समझ में? जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर या पीएम बख्शी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सुना है ना पीएम बख्शी का, उसमें है ही ना, मतलब ये सब उसमें बस आर्टिकल्स नहीं हुए आपके। एक हाँ, एक आप सबके पास आई थिंक स्मार्टफोन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी ऐप डाउनलोड करो, कोई भी, पढ़ते पढ़ते कुछ भी करते करते जो भी आपके सामने कोई आर्टिकल आए खोलो देख लो, बात खत्म, रट्टा वट्टा नहीं मारना, अपने आप याद हो जाएगा जब 10 से 12 बार उसके ऊपर जाओगे। ये जो पार्ट है, ये आपका फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग देगा, और जब तक ये नहीं समझोगे आपको पॉलिटी समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? आएगी नहीं आएगी? इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लास में लिखवाता रहूंगा, चीटिंग होगी आपका, आपको कोचिंग से मिलेंगे, आपको जो ठीक लगे उसमें से हल्का फुल्का उठा लेना है, बट या खुद से आपके जो मैं आपको क्लास में नोट्स बना रहा हूँ उनको थोड़ा सा खुला खुला बताओ, ताकि कल को आप कुछ भी लिखना है राइट। ओके, आप एक इंटीग्रेटेड नोट्स बनाने की कोशिश करो, दैट विल बी बेटर, वरना फिर ये भी बुक है, ये नोट्स हैं, ये कोचिंग का मटेरियल है, ये उसका मटेरियल है, ये एनसीईआरटी है, यही करते रह जाओ क्लास में, ये नहीं करना, अपने को बस समझना है, बात खत्म। आई बात समझ में? रहेगी नहीं आई? मटेरियल पे आप कवर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं खरीदनी है, ना कोई कोचिंग मटेरियल की, ना कुछ और, यहाँ से आपको जो मिलेगा उसमें से आपको टॉपिक वाइज उठाना है, आपको देखना है कि ये चीज एक्स्ट्रा है, या यार यही वाली चीज जो जो इम्पोर्टेंट है आपको लग रही है, तो उठा के अपनी कॉपी में लिख लो, इन दो, बस। अगली बात सुनो, आगे चले। अब अभी अब तक सिलेबस किसने देखना है, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो भी मतलब आराम से उठाओ, हाँ किस किसने देखा सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस किस किसने देखा है, क्या क्या है पॉलिटी, वो ठीक है, गवर्नेंस नहीं, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं? और डोमेस्टिक राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सीपीएसटी भूल गए फिर? देखो, एक आपको ना ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी काम में आने वाली है मेंस में। ऐसे जैसे मैंने अभी पूछा ना कि मेंस का क्वेश्चन मान लो इसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, आपने बताना स्टार्ट कर दिया, फंडामेंटल राइट्स है, अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने एक कोशिश की किस चीज के ऊपर, स्ट्रक्चर बनाने की। आई बात समझे? तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मेंस का, आपको इन दी एंड ऐसे पॉइंट्स उठा उठा के याद कर करके लिखोगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, हैजार्ड रखेंगे,
अगर मैं एग्जामिनर और मेरे को लगा कि आपको बस याद आ रहा है, आप लिखिए, मार्क्स। एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चाहिए? आपको एक ब्रॉड ऑर्गन लेना है, उसके अंदर जो जो चीजें हैं डिवाइड। आई बात समझ में? से आई कि नहीं आई? तो हम जो सिलेबस है हम कैसे करने वाले हैं? पहले मैं जो मैं आपको करवाऊंगा दैट विल बी फिलोसॉफिकल पार्ट। ये शुरू की क्लासेस में होगा। ठीक है, मेरे को चाहे कितना भी टाइम लगे, ये मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं आया तो सारी उम्र डाउट आ जाए। आई बात सुन रही? इन्हीं चीजों का यूज, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इन्हीं चीजों का यूज होगा बार बार। और अगर ये चीज सामने नहीं है तो अगली अगली वाले भी नहीं आएंगे। रट लोगे बट डाउट रह जाएगी। आई बात सुनने? हाँ, आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले होगा हमारा फिलोसफिकल पार्ट। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सबसे पहले तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में कैसे देखेंगे हम? अगर हम गवर्नमेंट देखें तो आप डेली लाइफ में गवर्नमेंट से कहाँ का इंटरेक्ट करते हो? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट वगैरह कर देते हो, इसलिए इसका फायदा उठाते हो। सेकंड, सेंटर स्टेट एंड लोकल। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये है गवर्नमेंट। एक और गवर्नमेंट जो मैं हम देखेंगे, हर पार्ट में ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में तीन पार्ट्स हर जगह। बोलो बोलो। चलो पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये बात समझ में आई? हर जगह पे यही चीजें हैं। सेंटर में देख लेंगे, स्टेट देख लेंगे, लोकल में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, वो हम समझते हैं। जुडिशरी को हम अलग से कवर करें। ये क्या बताएगा? व्हाट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, अब इनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, दैट वी वुड कवर। आई बात समझ में? अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो जिनसे वैली वाइज ये जो बनाया, क्यों अलग अलग बनाए, एक ही बॉडी में क्यों नहीं रखा? वाई वाई सिंपल एक लाइन होती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। जहां पे एब्सोल्यूट पावर होगी वहां पे क्या होगा? करप्शन के ज्यादा चांस हो सकता है। मगर एक इंसान को आपकी क्लास का मॉनिटर बना दो, सारी पावर उसके हाथ में दे दी, हम मिसयूज करने लग जाएगा, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने लग जाएगा। ठीक है, आई बात सामने? अरे आई कि नहीं आई? होगा ऐसा, होता है, हमेशा होता है। एक इंसान के पास में पावर होंगी, जितनी ज्यादा पावर होंगी उतनी ही ज्यादा करप्शन की स्कोप। द एंड है तो सभी के सभी इंसान हैं। ठीक है, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा? एक कमेटी बना दूंगा, 4-5 लोगों के लिए। आप लोग मैनेज करोगे, सबकी अलग अलग पावर्स है।
एक को लाइट ऑफ करनी ऑन करनी है, फैन वैन का ध्यान रखना है, दूसरे इंसान को ये देखना है बोर्ड कोई फालतू चीज ना लग जाए, थर्ड डेली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अटेंडेंस का काम। ये मैंने क्या किया, पावर को इससे क्या होगा, सेंस करते हैं। ठीक है, आई बात समझ, दैट्स व्हाई वी डू इट। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स और वाइज ये भी हो सकता है। तो अभी जो कमेटी मैंने बनाई है, इसकी फंक्शनिंग के लिए भी मैं एक इंस्टीट्यूशन से बाहर का बंदा लाके छोड़ दूं तो भी देखता है। आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जो पावर है वो उसी की पावर है, ना वो पावर जुडिशरी के पास है, ना एग्जीक्यूटिव के पास, ना लेजिस्लेटिव के पास। इवन प्रेसिडेंट इन दैट डोमेन इटसेल्फ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट, नो वन कैन। आई बात सकते, तो ये तीन चार तरह की बॉडीज होती है। एक होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। थर्ड नॉन स्टैट्यूटरी। सारी चीजें पे हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये समझना है कि हम करने क्या वाले हैं। आई बात समझ में, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम गवर्नेंस और सोशल इश्यूज पे आए, पॉलिसी कैसे होती है, हाउ पॉलिसीज एग्जीक्यूटेड। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पे कोई डाउट? अरे है कि नहीं डाउट, ये तो बता दो कुछ तो। डाउट क्यों नहीं आ रहा आपको? बताओ, कुछ तो डाउट आने जी। कोई डाउट नहीं है, मतलब आगे चलिए, ये हो गया हमारा इंटैक्स सिलेबस का पार्ट। आई बात समझने, बट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको समझाऊंगा, साथ में लिखवाऊंगा भी। आपका मन है तो मैं बोर्ड पे लिखूं, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट जो मैं आपको बोलूं कि ये लिखो वो सब लिख लेना। ठीक है, दैट्स अप टू यू। रनिंग नोट्स आपको बनाने तो बना लो, बट उसका इतना कोई ज्यादा, क्योंकि in the end जो मेरे को लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है वो आप लिख दें आपके पास। ठीक है, तो अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की आज। ये ओरिएंटेशन था अभी तक का। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई और बात डिस्कस करनी हो, जो आप मुझसे चाहते हो, आपकी डिमांड हो, बोलो। ठीक है, कोई भी डिमांड हो आपकी जिसका मैं ध्यान रखूं। हम्म, कोई डिमांड नहीं है? ये डिमांड तो किया करो, इसीलिए तो देश का ये हाल है, डिमांड ही नहीं करते आप लोग। पता है ना हमारा देश कैसे चल रहा है, सप्लाई ड्रिवन चल रहा है, चल तो रहा है। ये तो मतलब ये तो थोड़ा सा क्रिटिकल होके बोल दिया, हमारा बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना, वो बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में, वरना आसपास ही देख लो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी आएंगे। पाकिस्तान पे आ जाए, और भी देख लिया करो, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने अलग अलग नाम के लिए, सबकी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल अ कंट्री, इट्स अ मिलिट्री हैविंग अ स्टेट। हाँ, स्टेट के पास मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के पास state है। ठीक है, बांग्लादेश एक डिफरेंट यूनिक प्रॉब्लम थी कि हमारा जो कंट्री आजाद हुआ था 1947 में ही हुआ। ठीक है, तो
जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, और जैसा हमारा स्टेट है, आएंगे हम स्टेट की पूरी बात आएंगी, वो बहुत यूनिक थी. वी आर कंटिन्यूइंग इट, दिस ट्रेडिशन, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो अभी तक बचा हुआ है. बहुत बड़ी बात. इंडिविजुअल्स आए चले गए, डार्कर पीरियड भी आए, इमरजेंसी टाइम से, बट उसके बाद हम नीचे नहीं गए. वो जो फेज था वो हर कंट्री के साथ आया. बहुत सारे कंट्री थे, लाइक एंटायर थर्ड वर्ल्ड वोट इंडिपेंडेंस विद अस, बट हार्डली एनीवन ऑफ देम इज सर्वाइव लाइक वी. आई बात समझ में? इमरजेंसी लोगों को बात और जगह भी लगी है, बट उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हमारे कंट्री की बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हुई है डेमोक्रेसी. उससे पहले डेमोक्रेसी नहीं. ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी के सेकंड टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हुई डेमोक्रेसी. कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज में सबने असर्ट करना स्टार्ट किया. फिर एक और क्राइसिस आया, 90s का जो क्राइसिस था, जो कोalition गवर्नमेंट का एरा था, वो भी एक कायोटिक पीरियड था. सरकार चल रही है, 14 डेज में सरकार गिरी है. ठीक है. अभी लगातार आप लोग जो बड़े हुए हो, लगातार जो मोर देन 10 years स्टेबल गवर्नमेंट, वो बहुत बहुत अलग चीज. ठीक है. बहुत कायोटिक एरा देगा इसका. सबसे पहले तुम बात करते हैं फिलोसफी की. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन. ये कलर विजिबल कोई और यूज कर. अरे बता दिया करो यार, ये छोटी छोटी चीजें. अनकंफर्टेबल नहीं होने चाहिए. कंफर्टेबल हो गए तभी पढ़ पाओगे अच्छे से. हाँ. और अब मेरा वॉल्यूम अप करता हूँ. डेफिनेटली विल डू दैट. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Principles and procedures that govern a state and its functions. Let me go back. What was the life before constitution? Not just talking about India. आप अभी इंडिया की बात करते हैं, मैं बात फंडामेंटल कर रहा हूँ. क्योंकि whatever, हम इवोल्यूशन जब तक नहीं समझेंगे, हम उनकी वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे. और जब तक वैल्यूज को नहीं समझेंगे, इनके प्रोविजंस को नहीं समझ पाएंगे. आई बात समझ में? तो जो एंटायर स्टेट है, देखो मतलब स्टेट, नेशन, सारी चीजें हैं. कॉन्स्टिट्यूशन आपको कभी दिखता है? चले जाओ पार्लियामेंट हाउस में चले जाओ, रखा हुआ है, बट इट्स नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. व्हाट वी सी इन एवरीडे लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दैट्स व्हाई एनसीईआरटी की बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. गवर्नमेंट, इसी द गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट बनने से पहले कैसा था. बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज हैं, थ्योरीज हैं, हल्का फुल्का आप लोगों को बता देता हूँ. से इंडियन ट्रेडिशन जो है, वो एक सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी देता है. दैट्स कॉल्ड मत्स्ययाना. ऐसे नहीं है. ये वर्ड काम के होते हैं, मैं नहीं यूज कर रहा ये वर्ड. ये वर्ड यूज किया था इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे होता है जो गवर्नमेंट खुद से बताती है कि मेरी कंट्री की जो इकोनॉमिकल हालात है या ओवरऑल हालात है वो कैसी चल रही है. बजट के जस्ट 1 day बिफोर ये आता है. 2018 इकोनॉमिक सर्वे जो था आपका, 1890, उसके अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर था, मत्स्ययाना. एंड दिस चैप्टर वाज डेडिकेटेड टू द जुडिशरी. व्हाट इज मत्स्ययाना? Let me rephrase it. What is the law of ocean? Ocean. Law of water. Hmm?
Every animal and bird can. Every animal and bird have the right to. अरे नहीं नहीं, ये नहीं दे रहा। वो तो हमने बनाया ना लोग, कुछ नहीं है दुनिया में, बस पानी है। ओशन में क्या लोग भूल जाओ ह्यूमंस को। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और बिग फिश ईट स्मॉल, नो जस्टिस, नथिंग। कैओस है कि नहीं है? यही तो है ना, कैओस है। मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे आने इम्पोर्टेंट है, हर चीज को समझना इम्पोर्टेंट है। मत से आना क्या है? कैओस। इससे पहले मतलब अलग अलग जो थ्योरीज हैं, एक डिवाइन राइट्स की थ्योरी है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। ठीक है, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ही आने वाला हूँ, बट इंडियन चीजें समझते हैं। तो इंडियन जो फिलोसफी है, एंशिएंट फिलोसफी, उसमें क्या बोलते हैं कि गॉड्स ने ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जब आगे पढ़ेंगे, वो ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, देयर इज नो गॉड इन्वॉल्वड हियर। But Indian philosophy says there was an involvement of gods and humans, and humans requested the gods that gave us something to find structure, and the god gave one. ठीक है, ये इंडियन फिलोसफी है, छोड़ दो इसको, मैं काम करूं। पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हर जो भी जो थिंकर्स हैं, तो ज्यादा थिंकर आपको पढ़ने नहीं, बट कुछ थिंकर आपको वैसे भी पढ़ना ही है। जैसे एथिक्स के अंदर भी पढ़ोगे आप, रूसो, लॉक, हॉब्स, ये पढ़ोगे। वो थोड़ा थोड़ा उनको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है? वो काम करिए, वो लिख लेना। उनको क्वालिटी में कोट कर देते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा इंसान, मार्क्स दे देता है। सच में, अरे मार्क्स ऐसे नहीं आते, साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ता है। जैसे मेंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, बड़ी ब्यूटीफुली लिखना पड़ता है। ठीक है, बड़ा जचा जचा के एकदम, टाइम ले लेंगे कोई बात नहीं, उसके अंदर अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कमेटी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को कोट करते हैं, थिंकर भी डाल देते हैं कई कई बार, ताकि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक सामने वाले की एक थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी, आता है इसमें। और आगे वाले जो क्वेश्चन जो थोड़े से खराब भी जज किए होंगे, आपने लिखे होंगे, तो उसको वो जज कैसे करेगा कि ठीक है, एक नहीं आता था बेचारे को, तो दे देते हैं मार्क्स। साइकोलॉजिकल गेम, इवन फिलिप्स तो पूरा ही आपका साइकोलॉजी के साथ गेम है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हो, क्वेश्चन देख लिया, नहीं आ रहा, डर गए तो मर गए। डरना नहीं होता किसी से कोई। और बाद में जैसे मेंस में धीरे धीरे जब लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे तो ऐसा होता था कि फोंट का साइज बड़ा होना स्टार्ट होता था, ताकि ये लगे टेस्ट पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और हाथ में अपने आप सुपरसोनिक स्पीड आ जाती थी, फिर नहीं पता था क्या लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं, जो मन में है वो लिख रहे हैं। बट शुरू के क्वेश्चन अच्छे से लिखने पड़ते। आई बात समझ में? ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, कम बैक टू दिस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, व्हाट वाज देयर? देयर वाज chaos। ठीक है, कुछ चीजें थी, जैसे आपने बोला, यहाँ पे किसने बोला था कि किंग्स थे मोनार्किकल सिस्टम में, बट comes between monarchical system and modern state is the revolution. What was the revolution? It was nothing but much hell. तो आपकी रेवोल्यूशन बहुत सारी हुई है। हमको जनरली आपने पढ़े होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, उससे पहले इवन इंग्लैंड में भी हुई। ठीक है, जहां पे लोगों ने स्टेट को फेंक दिया था, पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड देन केम अ न्यू मोनार्क। फिर वो थोड़ा सा उनका इतना बड़ा चेंज नहीं था, लोगों ने मोनार्क को उखाड़ा और दूसरा मोनार्क लाके बैठा दिया।
इसलिए हम उसके बारे में इतना नहीं पढ़ते, बट वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से आई होप्स इन दैट एनार्किकल सिस्टम होप्स गेव हिज थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जो हर नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा पढ़ोगे, सॉवरेनिटी के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, जब ट्रम्प पावर में आए थे, पता है ना सबको ट्रम्प के बारे में? ठीक है, वो ऐसा होता था कि बड़े बड़े तो राइटर्स थे, आर्टिकल लिखते अच्छे अच्छे मैगजीन्स में, और वो ये काउंट करते थे कि उन्होंने अपने स्पीचेस में कितनी बार द वर्ड सोवरेनिटी यूज। उससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट इज ट्राइंग टू डू। आई बात समझ में? तो ये जो कैओस है, ये रेवोल्यूशन के टाइम पे आता है। एग्जाम्पल आपने, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं देखी, बट बांग्लादेश तो देखा है। क्या हालत, क्या कर रहे थे लोग वहां पे? मार रहे थे बस एक दूसरे को, इसकी लाठी उसकी भैंस। किसी का घर जल रहा था, कोई मर रहा था, किसी का रेप हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। क्यों? नो ऑर्डर, was no order in the society। ऑर्डर नहीं है तो इस टाइम पे देखो, मतलब हमारा तो कंट्री, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इश्यू चलते रहते हैं हमारे, चलेंगे आगे, चलते ही रहेंगे, बट हम इसके ऊपर कभी नहीं गए, और इसी को रोकने के लिए आया है कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है। वो ये नहीं है कि ये लॉ बताता है, वो ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाता है, वो ये है कि हमें कैओस से बचाता है। इसी दिन हुआ इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंट क्या होती है? जब गवर्नमेंट बनती है, जब गवर्नमेंट खुद की मनमानी करने लग जाती है, people will rebel against it। आई बात समझे? आप सोच के देखो, अगर आपके बिल्कुल आपको ये हो जाएगी कल तो मरना ही है, अब क्या करोगे? जो मन में आया करोगे। तो मरने वाली कंडीशन कब होती है? जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, और व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट एक्टिंग आर्बिट्रेरली। आई बात समझ में? आई नो दिस इज व्हाट you guys have said completely correctly, that constitution is fundamental law of the land। It gives the functions of the government, provide the function of the government, role of the government. But what is the most important thing constitution does is limit the law. And this is called constitutionalism। आई बात समझ में? और यही क्वेश्चन 3 बार पूछ चुकी है यूपीएससी बैलेंस, और उसमें ये वाले ऑप्शन भी थे, लॉ बताना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, फंक्शंस देना गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पर जो यूपीएससी ने माना है लिमिट। आई बात समझ में? अब आई बात समझ में कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? टू एस्केप द मत्स्याना, टू एस्केप द chaos। अगर गवर्नमेंट को लिमिट नहीं किया गया, गवर्नमेंट मनमानी करेगी, जैसे चीना गवर्नमेंट ने किया था, तो फिर ये होगा। You all have understood it। आप आई थिंक थोड़े बच्चे थे जब आपने नेपाल का इशू पढ़ा हुआ, पढ़ा तो हो गई थी बस। नेपाल में मोनार्किकल सिस्टम, मोनार्की स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट्स ओन आर्बिट्रेरली। जो आर्बिट्रेरीनेस है, इसी को एस्केप करता है हर जगह पे। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग डिफरेंट बॉडीज, different organs of the state। That's why this is like this। रूल तो एक भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है मोदी जी रूल करेंगे? अच्छा तुम्हें करना चाहिए, बोलो हटाओ स्टेट ऑफ, एक ही आदमी बताएगा सब। आई बात समझ में? प्रॉब्लम क्या है?
मोदी जी तो इंसान है, मैं किसी को इतनी पावर क्यों दूं? इसलिए मैंने इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसको मैं बोलता हूं क्या, फेडरलिज्म। इसीलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसको मैं बोलता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर। आई बात समझ में, चल क्या रहा है जिंदगी में, ठीक है कि नहीं? देखो, whatever you do, आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट जो करते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो लोकल इश्यूज पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे करते हो। एमएलए के साथ आपके इंटरेक्शन हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो डिफरेंस लाने वाला है मैक्सिमम टाइम लोकल्स। इट्स द पैराडॉक्स इन आवर कंट्री, किसी को इनके बारे में पता नहीं होता। आपके लोकल काउंसलर कौन है, मेयर कौन है, बट सेंटर के सबको पता है। सेंटर आपकी मिनिमम चीजें करने वाले आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरऑल जो कंट्री की फंक्शनिंग है। बट ये क्यों है, फेडरलिज्म क्यों है? वो एक था, आई बात समझ में, क्यों हम 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके ही क्यों आए? टू डिवाइड द पावर, टू गिव पावर टू द पीपल। That's what the constitution does. It gives power to the, आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, अगर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मार। स्टोरी समझ में आ गई? लिखे अब, लिखे, लिखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, उससे पहले लिखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन इज द, कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्रीगेट, constitution is the aggregate of basic principles, of basic principles and laws of the land, laws of the land that determines, that determines the power, functions and duty of the government, duty of the government. Second point लिखो, it also, it also envisions, tells me, it also tells the rights guaranteed to the citizens. Next point, it is the supreme law of the land. It is the supreme law of the land. Next लिखो, next point लिखो, is it? It also tells, it also tells the procedure by which different organs, different organs
should perform their functions नेक्स्ट लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो why do we need a constitution why do we need a constitution चाहिए the essential part of the essential part of the existence of the constitution is to prevent chaos ब्रैकेट में लिखो मत से आना वर्ड इंपॉर्टेंट है चेक करने वाले आपके थोड़े से बूढ़े बूढ़े से प्रोफेसर होते हैं तो अच्छा लगता है ब्रैकेट में लिखो मत से आना and to ensure its citizens a happy prosperous and peaceful life आई बात समझ में ये जरूर लिखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेक्स्ट लिखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्योंकि 3 बार अगर प्रीलिम्स से पूछ चुका है तो मेन से भी कभी ना कभी पूछ ही ले ठीक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चलो अच्छी बात देखो constitutionalism sets the limits on the government of the land आई बात सुनने हो गया काम अब नेक्स्ट इट वर्ड जो आप स्टेट क्या होता है ये नहीं सेंटर स्टेट वाला स्टेट नेशन बोल दो स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिया इज स्टेट यूएस इज स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ है यहाँ पे स्टेट बोला जाता है कंट्री नहीं बोला जाता any territory which has government population as well. तो इससे पहले जो क्लियर किया स्टेट बनाया ही क्यों एक स्टेट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है लॉ ऑफ द लैंड है ऐसा बोला जाता है लीगल भाषा गवर्नमेंट का लॉ नहीं है वो लॉ ऑफ द लैंड है लॉ ऑफ द स्टेट है गवर्नमेंट तो आज है तो नहीं है सही ऐसे होगा डेमोक्रेसी अगर है तो जो स्टेट है ऐसे ही नहीं आया है ये बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी इसका ओरिजिन जो वो यूरोप में हुआ है ठीक है मतलब बहुत सारे आइडियाज थे जो इवन हमारे पास भी अगर थे तो बट वो कोडिफाइड नहीं थे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे बोल देते हैं डेमोक्रेसी वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे बोलते हैं ना कि रिपब्लिक्स थे बट बाद में नहीं रहे थे ठीक है तो डेमोक्रेसी कहाँ से आई है कहाँ गई ये सारी चीजें अलग अलग चीजें
सिर्फ जो स्टेट है, इससे पहले जो चीजें थी वो डिसऑर्गेनाइज थी। स्टेट हमने फॉर्म किया, क्यों फॉर्म किया? टू प्रिवेंट द chaos, टू ब्रिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये बात समझ आई? अब जो स्टेट है ये आया है आपके 1648 के ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से। ये ट्रीटी आई थी, 30 इयर्स का वॉर था यूरोप में। उसमें हर कोई किसी से लड़ रहा था। उससे पहले यूरोप में जो थी वो थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स थी, मतलब दो स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होता है? और तलवार का काम क्या होता है? फिलोसफिकल गेम्स का काम क्या है? एनफोर्स द रूल्स। डंडे का काम मारना नहीं है, रूल एनफोर्स करना, ऑर्डर लेके आना है। अभी यहाँ पे ऑर्डर किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर। गवर्नमेंट भी काम करी, इट इज रूलिंग द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इटसेल्फ। अलग से ऐसा नहीं है कुछ भी। तो थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स जो थी उसमें उस टाइम पे क्या था कि चर्च और पॉलिटिकल एंटिटी जो गवर्नमेंट, दोनों ही रूल एनफोर्स करते। ठीक है, वहीं से फिर ये जो ट्रीटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। वट एवर वी होल्ड डियर इन आवर लाइफ, वट एवर वी सी टूडे इन द मॉडर्न नेशन स्टेट came from here. Words like secularism, why they need it, why we need it, क्या दिक्कत है? दिक्कत हमने देखी, हिस्ट्री ने हमें सिखाया कि दिक्कत क्या होती है। अगर ये नहीं होगा तो टू स्वॉर्ड्स होंगे, और टू स्वॉर्ड होगी तो कंफ्यूजन होगा, और अगर कंफ्यूजन होगा तो ऑर्डर नहीं है, एक फिक्स, हमको पता नहीं है कि क्या करना है। जैसे मैं, आप मेरा सर फोड़ दो, अब मेरे को ये नहीं पता है कि मेरे को आपको उल्टा डंडा मारना है, कि मेरे को पुलिस के पास जाना है, कि मेरे को जुडिशरी के पास जाना है। आई बात समझ में? अभी मेरे को एक ऑर्डर पता है कि मेरे को आपको वापस डंडा नहीं मारना, तो पुलिस के पास जाना है, वो आपको पकड़ेगा। या मेरे को भगवान को प्रे करना है, ठीक है भगवान गिरा दो बिजली, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए ये चीजें आई, सेक्युलरिज्म, मॉडर्न नेशन स्टेट। तो उससे पहले 30 इयर्स का वॉर था। ये जो रिलीजन और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत लंबा। मतलब यही नहीं पता कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था, बस लड़ रहे थे। तब वहां पे वेस्टफेलिया के अंदर इन 1648 के अंदर एक चीज डिसाइड, ठीक है, वहां से दो वर्ड निकल के आए, एक नेशन एंड सेकेंड इज इंडिया। एक नेशन है कि इंडिया एक स्टेट है? नेशन क्यों नहीं? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि नेशन हो बट स्टेट ना हो? क्या कोई ऐसा हो सकता है स्टेट हो बट नेशन ना हो? कैसे? अरे बताओ तो, खुल के बोलो यार। अरे यूनाइटेड नेशन वही ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड जोड़ देने से तो अपना काम हो गया। तो स्टेट, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसके पास चार चीजें हो। ये चार चीजें क्या है? टेरिटरी, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड एंड फोर्थ
ये डेफिनेशन स्टेट की है, ये यहाँ से आई है। इसके बाद वट जो इंटरनेशनल लॉज है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो कोई भी हो, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट नेशन क्या है? नेशन एक फीलिंग। नेशन जो वर्ड आया है वो नासी से आया है, ठीक है। पोर्टुगीज वर्ड है नासी। नासी मीन्स कोम, टुगेदर, वन, बंडल ऑफ जैसे स्टिक्स। हाँ से इस वर्ड ये वर्ड आया नेशन। नेशन का मतलब क्या है? एक लोग, ठीक है। दैट मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, दैट वी बिलोंग। आई बात समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो तो फीलिंग है, हम इंडिया नेशन है कि नहीं है, तो हम डिसाइड करें। अगर हमारे अंदर तो एक होने की भावना है, फीलिंग है, देन वी आर ए नेशन। अगर नहीं है तो नहीं है। आई बात समझ में? और वैसे भी इंडिया जैसे जो बाकी स्टेट्स है, यूरोपियन स्टेट्स आर नेशन स्टेट्स, होमोजेनाइज स्टेट्स हैं। जैसे जर्मन लोगों का जर्मनी, फ्रेंच लोगों का फ्रांस, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड। आई बात समझ में? बट बाकी जो स्टेट है, जैसे इंडिया है, चाइना है, इस सिविलाइजेशन स्टेट अलग अलग, फिर भी हो हमारी सिविलाइजेशन। वी आर बाउंडेड टुगेदर विद सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, कल्चर। सारे जर्मन लोगों की एक ही लैंग्वेज है यार, सारे फ्रेंच लोगों की एक ही भाषा है, फ्रेंच। इंग्लिश वालों की इंग्लिश। तुम्हारे यहाँ तो है कि नहीं, हंसने की बात है। 22 लैंग्वेज तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। और अगर हम बात करें, जो अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की बात करें तो मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं। इतने नेशन होने चाहिए थे हमारे कंट्री में, बट नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम इंडिया बना, तब जितने भी उस टाइम के पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, सबने एक ही बात बोली, इंडिया कैन नॉट सस्टेन, विल डिसइंटीग्रेट। आई बात समझे कि देयर वाज नो ग्लू दैट बाइंड्स इट। तो क्या ग्लू थी जो इसने बाइंड किया? हम्म? किसने, कौन लेके आया यूनिटी को, ये तो बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजर्व किया, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। टाइम पे प्रिजर्व करके रखना, देश को चलाना, लोगों को पता नहीं था। फनी स्टोरी बताता हूँ, हरियाणा की बात है। तो उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आईडी कार्ड बना रहे थे, तो वहां पे जो फीमेल के नाम थे, वो फीमेल अपना नाम नहीं बताती। इवन आइडेंटिटी कार्ड्स के ऊपर ऐसे लिखा होता, फलां की ताई, फलां की बहू। तुम ऐसे हंस क्या रहे हो? सच में था, ये सच है, ये फैक्ट है। उस टाइम पे इतनी मेहनत करनी पड़ी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दैट्स व्हाई इट इज सेट गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, एस वाई कुरैशी की एक बुक है जिसमें ये बोला था कि इंडिया तीन ही चीजों के लिए फेमस है, डाइवर्सिटी, ताजमहल और इलेक्शन कमीशन। हम बोलते हैं इंडिया कुछ है। ठीक है, तो मतलब ये कहने की बातें हैं, ठीक है। इस लेवल की चीजें हैं। तो सच में ये था कि फलां की ताई, फलां की बहू, फलां की चाची, उस टाइम पे ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो प्रिजर्व करके रखना, डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू का जो रोल था वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसके पैरेलल कोई है ही नहीं, कोई नहीं। आज देश चलाना और उस टाइम पे देश चलाना बहुत अलग है। आज हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, टाइम पे खाने को रोटी नहीं थी, ठीक है।
चलो ज्यादा बह बह नहीं जाते बात। ये चीज है स्टेट की। एक ही करके हम बात करेंगे कि नेशन हो सकता है, कोई ऐसा नेशन है जो आपको लगता है कि नेशन है बट स्टेट नहीं। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो स्टेट है। देख, आप मानो या ना मानो बट इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको स्टेट मानती है। हाँ, कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान सीरिया के अंदर, जो सीरिया इराक के पार्ट्स हैं, इवन टर्की के पार्ट है, वहां पे एक कम्युनिटी है कुर्द, that fought against ISIS. That was the frontier people who fought against IS, who defeated ISIS. And they want a state, they want a nation. Nation है वो नेशन है बट स्टेट एक और है। जैसे तमिलनाडु से एक बाबा जी गए थे नित्यानंद, हाँ, उन्होंने एक इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड पकड़ा और अपना एक स्टेट बनाया, बोलते मेरी कंट्री है कैलासा। नेशन है, स्टेट नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हम एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। चार चीजें लिखो और लिखो व्हाट इज स्टेट। देखो, स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद सोवरन पावर, with sovereign power to make and enforce laws within a defined territory. Second point लिखो, it is the highest, is the highest form of political authority in society. और भी बहुत सारी पॉलिटिकल सोसाइटीज है जो बनाते हैं, जैसे गांव कम्युनिटी बना ली, स्टेट बना लिया, बट एक स्टेट जो वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? से क्यों हम ये बात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट फॉर्म है ये। क्यों? दैट मीन्स इट विल डिमांड योर रिस्पेक्ट, इट विल डिमांड योर ओबीडियंस। ठीक है, यहां से आएगी आपकी पॉलिटिकल मोरालिटी। दो बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, पॉलिटिकल मोरालिटी क्या होती है, कौन सा? एक बार एथिक्स में और एक बार जीएस 2 में। तो इसलिए एथिकल जो चीजें हैं वो भी कई बार यूज करनी पड़ती है, इसलिए फिलोसफिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लिखो इट हैज 4 की एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हैज 4 की एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? पॉपुलेशन। परमानेंट पॉपुलेशन, ठीक है, परमानेंट पॉपुलेशन। ये समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? सेकंड है टेरिटरी। अरे मैं लिखता हूँ, मेरे समझ में आ जाता। टेरिटरी क्या होता है? अभी
after Operation Sindoor, there was a civilian aircraft of India had some little malfunctions. Technical malfunctions were there, and it requested to use the airspace of Pakistan, and Pakistan denied it. तीन चीजें ट्रैक के क्या है? लैंड बाउंड्री, लैंड टेरिटरी, वाटर टेरिटरी एंड एयर स्पेस बाउंड्री। ये समझना इंपॉर्टेंट। देखो, लैंड तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, सबको समझ में आता है। आई बात समझे? जब लिखना ऐसे लिखते हो ना, कहीं पे ऐसे लिखना पड़ता है, तीनों ऐसे करके लिख देते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी। लैंड समझ में आता है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने बोल दिया, सबको समझ में आता है। सेकंड है वाटर टेरिटरी, ठीक है। वाटर के अंदर हमारी जैसे इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री कितनी है? लैंड बाउंड वाटर बाउंड्री कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अब ये चेंज हुआ, देख लेना जाके 11,000 कुछ चला गया। वहां कुछ नहीं, वो जो कार्टोग्राफिक मैप है उसका मेथड हमने चेंज कर दिया, ठीक है। वो देखना, कोई बात हो जाए। बात ये कि हमारा पानी कहाँ तक, पानी के ऊपर हमारा अधिकार है। मैं तो कल को श्रीलंका को भी ले लूंगा। मैं अगर बात आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझना जरूरी है। कई बार बहुत सारे इश्यूज इस वजह से हो जाते हैं। केनिया और इथियोपिया के बीच में इश्यू इसी बात से वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार चीजें आती हैं, जैसे वाटर के अंदर टेरिटोरियल वाटर, क्या था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो चीजें हैं ये आपके अनक्लोज के अंदर ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स, जो अराउंड 230 माइल्स के आसपास बैठता है। किसी भी लैंड से इतनी बाउंड्री उस स्टेट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके टेरिटोरियल वाटर्स है। ये बात समझ में आई आपको? ये समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट? इकोनॉमिक जोन इजीली तो काम चल जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो एयर स्पेस है ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ये ना अनक्लोज में, ना कोई इंटरनेशनल लॉज के अंदर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। बट इसका कॉन्सेप्ट आया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर एक ठंडा वॉर था, ठीक है। इसमें दो सुपर पावर्स डायरेक्टली एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रही, बट वर्क एंगेज्ड इन टेंशंस, जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना। हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, बट हमारे बीच में वॉर चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर, मालदीव्स के अंदर, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, ठीक है। ये तो मतलब छोटा मोटी बात है, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। एक्चुअली में जो वॉर था वो देखा जाए तो आप जो नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर जब वॉर हुआ था, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। दैट वाज आल्सो अ कोल्ड वॉर। इंडिया वाज आर्मिंग आर्मेनिया, टर्की, पाकिस्तान वाज आर्मिंग अजरबैजान, एंड आर्मेनिया गॉट डिफीटेड, ठीक है। अभी भी हमारी डील हुई है, हम उनको आकाश मिसाइल्स देंगे कि टर्की के TB2 जो ड्रोन थे उन्होंने डिफीट कर दिया था, बहुत गंदे से डिफीट किया था, ठीक है। तो जो एयर स्पेस का था ये अनक्लोज के बीच में, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम था उसके टाइम पे ये वर्ड आया था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। इट इज अंडर द कन्वेंशन, ये कन्वेंशन से आया, कहीं नहीं कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। बट ये है, इट एग्जिस्ट। आई बात समझे? थर्ड इज
गवर्नमेंट, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। फोर्थ इज सोवरेनिटी। व्हाट इज सोवरेनिटी? Independent decision making. इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। Without foreign interventions. What do we consider foreign? अरे बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। The highest authority to make law and enforce it. आई बात समझ में? अभी इंडिया के ऊपर किसी का कोई रूल नहीं है। इंडिया चाहे वो रूल बनाएगा। यूएस हमको थोड़ा ना बता सकता मैं ये रूल बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। इंडिपेंडेंस तो रिलीजियस बॉडीज को भी है कि नहीं? टेंपल में एंट्री की इशू था, सबरीमाला केस क्या था? उस टेंपल की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को ये इंडिपेंडेंस है कि वो रूल बना सकते हैं, बट क्या कुछ भी बना सकते हैं? गवर्नमेंट के एक ऑर्गन ने उसमें इंटरवीन किया कि नहीं किया? किया ना? वो sovereignty means declaring the independence from the state itself, that I will not recognize your power to make rules and I will not recognize your power to enforce it. chaos का मतलब क्या है? People reclaiming the sovereignty. What is state? From the chaos emerges the state. People gives power to the state. ऐसे कुछ नहीं है state. People give power to it. They recognize, yes, you have the power to make laws. Whatever law you will make, you can enforce it upon us. And if we do not recognize it, if we do not obey it, you can punish us. आपको उसकी फ्रीडम दे रहे हो आप खुद की फ्रीडम दे रहे हो कि मैं ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप मेरे को बोलोगे कि नहीं करूंगा। चल मेरी जमीन है, मैं खोद के रास्ते निकाल लूं, मेरी जमीन मेरा काम। बट नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ले लेगी ना उसको। आपके घर से खजाना मिल जाएगा, एंशियंट खजाना, रख सकोगे खुद पे? गवर्नमेंट ले लेगी ना। क्यों ले लेगी? क्योंकि हमने वो पावर किसको दी हुई है? स्टेट। दैट्स व्हाई sovereignty. We cannot do whatever we want because we have given that power to the state. आई बात समझ में? sovereignty, nothing above and nothing below it. जो है यही। फोर्थ, गवर्नमेंट तो आपको होगी। तो दिस वाज स्टेट। ये लिखवाना है या इतना ही लिख लोगे? लिख लोगे? लिख लो। ठीक है, हो गया स्टेट है ना? है आधा घंटा और उसके बाद ब्रेक। अरे थोड़े बोलो, थोड़ी सी क्वेश्चन पूछो, इतनी फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन तो आने चाहिए आपके, है कि नहीं? आगे बढ़ जाओ ना। ये हमारा काम हो गया अभी तक का स्टेट। अब मैं दोबारा घूम के किस पे आता हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? ये जो गवर्नमेंट है और ये जो सोवरेनिटी है, ये कहाँ से आती है? क्या हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट सोवरन है?
क्या हमारी कंट्री में जुडिशरी सोवरन है? क्या हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव सोवरन है? यस, पार्लियामेंट में कौन बोलता? मत बोला करो, सोचा लो। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? इट कैन डू वट एवर द हेल इट वांट्स। क्या पार्लियामेंट ये काम कर सकती है? क्या लिमिट्स है उसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन से आई बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, उसके ऊपर भी लिमिट है। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री में सुप्रीम क्या हुआ, सोवरेन क्या हुआ? और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में क्या लिखा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोवरेन कौन हुआ? एक तरह से टेक्निकली, बट अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। neither legislature nor judiciary and neither executive is sovereign, only constitution। आई बात समझ में? इसीलिए हम क्या करते हैं, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो किस किसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है? दो तरह की कंट्री है, कोई भी कंट्री उठा लो, दो तरह की। फर्स्ट, एक है डेमोक्रेटिक, एक है नॉन डेमोक्रेटिक। अरे समझो भी, लिखो मत, लिखवाऊंगा। ये समझो, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो पहला जमाना नहीं रहा जब एक इंसान तलवार उठाता था और खुद से राज करने लग जाता था, कोई किसी को जीत लेता था और राज करने लग जाता था। अब लोगों को क्या चाहिए? लेजिटिमेसी। लोगों की लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल अथॉरिटी की लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की लेजिटिमेसी। इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे क्या है? जैसे नॉर्थ कोरिया। आई बात समझ, आई कि नहीं आई? तो इवन नॉर्थ कोरिया के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, वो नॉर्थ कोरिया को क्या बताता है? एक डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कंट्री बताता है। ठीक है, सच बात है। आर्टिकल 1 बोलता है कि ये डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता। कई बार में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, बट वो बस एक पीस ऑफ पेपर की तरह लिखा होता है। जब मन करता है उसको बदल लेते हैं, जब मन करता है देखते हैं। तो क्या नहीं होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता। और डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों चाहिए? बांग्लादेश जैसे हाल तो लिमिट द गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो कैसी कैसी कंट्री हो सकती है? एक एरिस्टोक्रेसी, एक ओलिगार्की, थर्ड मोनार्की, और डिफिनेशन कहीं पे आ जाती है। आई बात समझ में? आई थी नहीं? ये रूल ऑफ द फ्यू। रूल ऑफ द फ्यू में अगर एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी होती है कि कुछ समझदार लोग होते हैं देश को चला रहे हैं, by the best. बट कुछ समझदार लोग हैं, कुछ लोग हैं बट समझदार हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो देश को चला रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे एक टाइम पे बोलते थे रिचर्ड निक्सन के टाइम पे कि यूएसए इज आल्सो एरिस्टोक्रेसी।
तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वही चला रहा है, या कभी कभी रूल्स लोग बोल देते हैं, आई बात समझ में, बट बोलना ही गलत चीज है। पहले के जमाने में जो नोबिलिटी का रूल्स होता था, वो अरिस्टोक्रेसी थी, वो खुले आम राज करता, ठीक है, लोग उनको रिकग्नाइज भी करते थे। पालास स्ट्रीट पड़ेगा ना, पालास नहीं पड़ी, ऐसे होता है। एक किंग होता था, किंग अकेला राज नहीं करता था, उसके साथ क्या होता था, एक नोबिलिटी होती थी। इस टाइम पे ऐसे समझो, पीएम और उसके मिनिस्टर्स जो, अब वो क्या परमानेंट नहीं है। म्हणजे, महाराष्ट्र महाराज होते ते there were different सुभेदार से पेशवास. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Same thing. Subedars, different Makyas and everything. That was it. तो वो क्या है, वो एरिस्टोक्रेसी है। ओलिगार्की क्या है, कुछ लोग राज, बहुत कुछ चालाक लोग राज करते हैं। अरे देख लो यार, शांति से सुनो, कुछ चालाक लोग हैं जो राज कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड है पता नहीं, वो राइटफुल है पता नहीं, पर चला रहे हैं, तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा वर्ड, अरिस्टोक्रेसी थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, और ओलिगार्की थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, बस इतना ही। ध्यान आता है मोनार्की, क्या मोनार्की में, मोनार्की दो तरीके की होती है। दो तरीके की मोनार्की, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की पता है आपको, अभी इस टाइम पे कोई नहीं है। ब्रुनई, यूके, भूटान, ये दो अफ्रीकन कुछ कंट्री है, बट एब्सोल्यूट नहीं है कहीं पे भी, पहले के जमाने में वहां से, ठीक है। अभी किस तरह की मोनार्की है, मतलब किंग है, वो रूल भी कर रहा है, बट उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड दोज लिमिटेशंस आर सेट बाय ऑफ द कंट्री। थोड़ा बहुत बचाव ब्रुनई का, हाँ करना अपने लिए, इतना समझो बात, ये बात समझ में आई। देन कम्स द थियोलॉजी। व्हाट इज थियोलॉजी? रूल ऑफ priest, yeah, rule the priest, or if a country is ruled by the religion or religious text, कोई कंट्री का नाम पता आपको जो थियोलॉजी है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, यस, और ईरान, बोलते हैं हम थियोलॉजिस्ट कंट्री। आई बात समझ में, अरे आएगी नहीं आई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और भी बहुत सारे, प्लेटोक्रेसी, गाना गाना छोड़ो, इतना काम कर। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर लेजिटिमेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी डिफरेंट, ये लिखना है क्या, लिखवाऊं थोड़ा सा? अरे लिख लोगे, लिखवाऊं? बस इतना ही चीजें थी इसमें। अब आते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों चाहिए? क्या हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा? होगा? ये का नाम सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, अलग चीज है। आई बात समझ में? एंड दोज रूल्स tells us what are the functions of the government, what are the limitations of the government, what are the rights of the citizens, what is the procedure of the government, or the function of the government.
आई बात समझ में? ये सब कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। किसको? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये चीज लिखो, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। चलिए तो लिख लिया आपने, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ये है, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, थर्ड सेमी प्रेसिडेंशियल। क्या डिफरेंस करोगे? अगर मैं एक लाइन में बात बताऊं तो, पावर, पावर किसके पास है? इंडिया में पावर किसके पास है? हम्म? मेन जो डिफरेंस है ना, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के इसके बीच में रिलेशंस में क्या रिलेशन, वो डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट तो इसके अंदर भी है, इसके पास भी पावर है, पार्लियामेंट के पास। आई बात समझ में? यहाँ पे भी पार्लियामेंट के पास पावर है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर है। बट जो इन दोनों के बीच में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पता है ना क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन? Permanent and temporary. यस, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट आप बनना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही, और कुछ नहीं है। टेम्परेरी कौन से हैं? मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह। आई बात सुनने? आई कि नहीं आई? तो उन दोनों के बीच में जो पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव है, इनके बीच में क्या रिलेशन है या वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट विल डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ कंट्री हैज। लाइक इफ द एग्जीक्यूटिव इज कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ, दैट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। If executive and legislature is completely different and they are elected independently, executive is elected independently, that's a presidential form of government. Somewhere is there semi-presidential. Parliamentary form of government कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, यूके, जो जो जहां जहां पे भी यूके का राज, लगभग लगभग। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस। इंडिया करो, प्रेसिडेंशियल कहाँ पे है? सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां पे पार्लियामेंट के पास भी पावर है और पावर, इलेक्टेड के पास भी पावर है, और दैट कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसके पास भी पावर है। और फ्रांस में, ठीक है। और एक इसमें कुछ बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, लोग वो लिख लिया करो, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ हमारा क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। जैसे लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के, उसके ऊपर, इंडिया और यूएस के, ठीक है। नहीं, आई थिंक वो पहले आया था, फ्रांस के साथ आया था, ठीक है। और फ्रांस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहली बात वहां पे राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, एब्सोल्यूट। हमारे यहाँ राइट्स हैं लोगों के पास, बट एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एब्सोल्यूट नहीं है, गाली नहीं दे सकते किसी को, फ्रांस में दे सकते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट एब्सोल्यूट नहीं है, बट फ्रांस के अंदर है। चाहे इवन वहां पे किसी को भी गाली दो, किसी भी रिलीजन को गाली दो, किसी भी रिलीजन के खिलाफ एक्सप्रेशन करो, कोई नहीं, वो अपनी इन राइट्स को काफी सीरियसली लेते हैं।
प्रॉब्लम भी हुई है। चार्ली हेब्डो केस के बारे में सुना है? कार्टून मैगजीन था, that was very famous for mocking different gods, मॉक करते थे कार्टून बनाते थे। तो किसी एक रिलीजन के खिलाफ उन्होंने कार्टून बनाया, उनको बॉम्ब कर दिया, तो ऑफिस को बॉम्ब कर दिया। तो बहुत फेमस केस हुआ, एग्जाम्पल का सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे लिखो, थोड़ा सा क्लियर करो मेरे को एक दो दिन, क्योंकि ये फिलोसफिकल पार्ट है। आगे बताता चलूंगा इंटरेस्टिंग चीजें, तब आपको थोड़ा समझ आएगा। थोड़ा फिलोसफी में सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट समझना जरूरी है। नेक्स्ट, क्या लिखा आपने हेडिंग? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो होंगे ना, वही बना लो, उस काम कर। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, ये हम बात करेंगे कि बारे में किसके बात करें। जैसे अगर मैं बात करूं, ओरिजिन की बात करूं, तो फर्स्ट आएगा आपका बेस्ड ऑन ओरिजिन। दो तरह है, एक है एनेक्टेड, सेकंड है इवोल्वड। आई बात सुन, इसका मतलब क्या है? जनरली क्या होता है कि जब देश से इंडिपेंडेंस लेता है, क्या रेवोल्यूशन होता है, तो लोग आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोग आपस में खुद को देते हैं। That can be through referendum, वोटिंग हो सकती है उसके ऊपर, कंसेंसस हो सकता है, या हमारी तरह कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थ्रू। आई बात सुनने, तो वो इनेक्टेड, वो तो इवोल्व, स्लोली स्लोली इवोल्यूशन हुआ है यूके। आई बात सुनने, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो इवोल्व, ये मोटी मोटी चीजें हैं। But if we go technically or fundamentally, even our constitution is evolving. Our constitution does not looks like today how it was in 1949 or in 1950s. It's a completely different constitution. Right now, what do we have? It's a completely different. कैसे डिफर होता है? Amendment or interpretations? Yes. Whenever this judiciary is interpreting the constitution, it is changing the constitution. आई बात समझ में, कल को जुडिशरी ये बोल दे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गाली देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गाली देना है। इट इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन whenever judiciary is interpreting the constitution, this change, तो इवॉल्व तो हो रहा है बट इनएक्टेड है बेस्ड ऑन ओरिजिन। आई बात समझ में, लिखो ये, लिखो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट लिखो बेस्ड ऑन ओरिजिन, टू टाइप्स, इवॉल्व एंड enacted। enacted में लिखो formally drafted and adopted, formally drafted and adopted by the people of a country, the people of a country,
two representatives. Representatives. Example, India स्टूडेंट को your example पता है? US person. अब लिखो evolved में this type of constitution generally evolve gradually or develop gradually through customs, conventions, and judicial decisions. Conventions and judicial decisions. Example लिखो UK. ठीक है. सेकंड, अब एक बेसिस देख लिया हमने. अब सेकंड बेसिस है क्या? बेस्ड ऑन होम. यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई और जनरल डाउट? कोई तो डाउट होगा अभी तक नहीं है. चले आगे. आ रहा समझ में? न्यूजीलैंड कर लो. अब डिफरेंट, अब हमारे ऊपर बात हम कैसे देख रहे हैं. इंडियन क्वेश्चन में रिवॉल्व और ये आता है, इसमें यही क्वेश्चन आता है. ठीक है, पर इवोल्यूशन कैसे होगा? थ्रू कस्टम्स, थ्रू कन्वेंशंस, थ्रू अमेंडमेंट्स एंड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस. आई बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी है? हमारी, हाँ. वो तो मैं आएंगे बताऊंगा. जनरली हुआ क्या थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो हमने क्या चुने थे, हमने जो हमारी स्टेट्स जो थे, ब्रिटिश स्टेट जो थे, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना हुआ. उन्होंने चुन के भेजा. सही बात समझो. और वो डिफरेंट डिफरेंट थे. कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे प्रिंसेस का रूल्स था, किंग्स थे, उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा. दो तरीके से, इलेक्टेड एंड सबने मिलकर. अब आया बेस्ड ऑन फॉर्म. फॉर्म मतलब दिखता कैसा है. या तो ये क्या होगा, रिटर्न और एग्जाम्पल लिख लेते हैं. यूके, इंडिया, राइट. वही बात समझ में. बाकी इसको भी लिखवाने की जरूरत है, डेफिनेशन. कोई दिक्कत नहीं है. आगे लिखो. बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड क्या है? बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? चेंज करना, अमेंड करना. तो यहाँ पे कैसे आएगा? रिजिड, रिजिड और फ्लेक्सिबल और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? दोनों मुश्किल भी है बट कर भी सकते. एग्जाम्पल लिख लो. कुछ और लिखवाओ इसमें, डेफिनेशन वगैरह है कि नहीं? अरे बोलो, हो जाएगा ना. अब आता है बेस्ड ऑन कंटेंट. लिखा क्या है उसके अंदर. बेस्ड ऑन
content. Whatever is written inside a constitution, what does it do? What it mentions? तो ये कैसे कैसे हो सकता है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो ये बता दे कि करना कैसे है। तो ये दो तरीके से बोल, या फिर एक दूसरा ये होता है कि ये ही करना है। चाची आपकी में आए होंगे और आसपास से आए हो तो पुणे में रहने के लिए, तो उन्होंने तो ये बताया हो कि यहाँ से जाओगे, देख लेना कोई बस जा रही है तो बस से चले जाना, ट्रेन जा रही है ट्रेन से चले जाना। वहां जाने के बाद कोई एक स्पेशल ब्रोकर वगैरह होगा, उससे बात कर लेना, रूम मिल जाएगा, रह लेना। ये क्या बता दिया हमने? प्रोसीजर बताया। क्या करोगे, कौन सी बस पकड़ोगे, बस से आओगे या ट्रेन से आओगे, कौन से ब्रोकर को देखोगे, वहां पे जाके कौन सा रूम लोगे, पीजी लोगे, कौन सा खाना खाओगे, क्या नहीं करोगे, ये काम होगा। पिताजी ने ये नहीं बताया कि करना क्या है, उन्होंने क्या बता दिया? प्रोसीजर बता दिया। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? सेकंड में क्या करना स्टार्ट कर दो, वहां से जाओगे, ये वाली बस है, यही नंबर की बस पकड़नी, यही नंबर की ट्रेन पकड़नी, वहां पे जाके इस जगह पे रहना है, इस ब्रोकर से बात करनी है, और इस रूम के अंदर रहना है। वहां रहने के बाद तो कोई सुबह उठोगे, शाम को पढ़ोगे, क्लास जाओगे, कौन सी कोचिंग अटेंड करनी है, ये वाली क्लासमेट की कॉपी लेके आनी है। फिर मैं क्या बता रहा हूँ? कंटेंट में तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? सब्सटेंस बता रहा हूँ। आई बात समझ में? दो तरीके से कंटेंट में, प्रोसीजरल प्रोसीजरल और प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोसीजरल में लिखो डिफाइंस द, ये लगा के लिख दो, डिफाइंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड defines the political structures and functions of the government and functions of the, example इसका कनाडा। अब मैंने ये बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई एक देश में क्या होगा, ये फंक्शन है, ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है। मैंने इसके फंक्शन बता दिए, ये काम करेगी, लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूट करेगी और एडजुडिकेट करेगी। अब पार्लियामेंट के ऊपर पावर है कि वो आपको कौन से रैंक देना चाहते हैं। पार्लियामेंट कैन डिसाइड, डू यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच और नॉट, डू यू हैव राइट टू लाइफ और नॉट, डू यू हैव राइट टू रिलीजन और नॉट। Got it? How would you elect your representatives? For what time? After 5 years or after 6 or every 2 years or every year? ये क्या हो गया? ये मैं क्या बता रहा हूँ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? प्रोसीजर। बट एट द सेम टाइम अब कॉन्स्टिट्यूशन ने फंक्शंस तो बताया ही बताया, बट क्या कंटेंट भी बताया कि उसके अंदर होगा क्या, सिटीजन को ये राइट्स होंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहां से चूज होंगे एक्टिव्स, किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, पार्लियामेंट्री बनेगी, प्रेसिडेंशियल बनेगी, और पार्लियामेंट के लिए क्या राइट होंगे, पार्लियामेंट कितने डेज के लिए होंगी। आई बात सुनने? तो ये क्या है? prescriptive. It is giving the prescriptions to the government. The citizen have right to equality. Citizens have right to life. The citizens have right to religion. Got it? This prescribing, limiting the government itself. Not at all keeping it at the wills or fancies of the parliament. ऐसा नहीं हो कि भाई कल को कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया गया नथु वगैरह आया और आके कुछ लोग बना दिया, तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि ये सिटीजन की ये राइट्स हो नहीं ले सकते।
क्या है? हर वक्त हमारे देश में धरने क्यों होते हैं? ट्यूशन ने पावर दी है हमें कभी? क्यों? हम कोई भी आर्टिकल में लिख के मोदी जी को गाली दे सकता है, गाली नहीं, क्रिटिसाइज कर सकता है। We can criticize the executive, we can criticize the parliament. Why? Because we have freedom of press. How you can go from Pune to Delhi and settle there? Because you have right to residence. और देखिए, right to movement. आप जा सकते हो, घूमने जाना चाहो तो वहां से हम नहीं जा सकते। आप कहीं पे भी जाके कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। नहीं, लोग आते ही नहीं आते पुणे में, इसका क्या है? राइट, किसने दिया? और अगर हम एक दूसरे का ये वाला राइट, कोई भी में से कोई भी राइट, आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। इवन जो राइट टू रिलीजन इंडिया के अंदर है, इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन नेचर, किसी भी कंट्री के अंदर, यूएस के अंदर, फ्रांस के अंदर जो है, वहां पे सिर्फ राइट टू रिलीजन जो वो है, वो फेथ का है और प्रोफेस का है। खुद से जो करना चाहो करो, बट हमारे यहाँ प्रोपोगेशन का भी, प्रोफेस का भी है। मैं चाहूं तो झांकी निकाल सकता हूँ मेरे रिलीजन की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बाहर नहीं है, इंडिया में। और ये अगर हम ये जो राइट्स है हम छीन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर रिक्लेमिंग द सोवरेनिटी, वी आर द मोस्ट एंटी-नेशनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। आई बात समझ में? और अगर गवर्नमेंट छीन रही है तो गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल है। समझ रहे हो? तो इसीलिए these are the things that matters. That's why there are judicial pronouncements on it. That's why there are long legal battles on it. ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं होती कुछ भी। अगर जुडिशरी जिसके पास इतना काम है उसको टाइम दे रही है, बात चल रही है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो कोई ना कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगी। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और इस तरह की लॉन्ग बैटल्स होती, इश्यूज होता है, से क्वेश्चन आ गया सबरीमाला का, क्वेश्चन आ गया ट्रिपल तलाक का, आपको ये नहीं देखना है क्या है, कौन सा लो है, मामला याद कर लो बस, शायरा बानो वर्सेस और तल्ला मुखर्जी केस, व्हाटएवर यू वांट। आपको देखना क्या है, इसके अंदर लीगल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर राइट्स कौन से इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर इतनी सारी बात हो रही है। फीलिंग्स के ऊपर तो बात हो नहीं सकती। मेरी फीलिंग पता नहीं मैं क्या करना चाहूँ, आपकी फीलिंग आप फीलिंग्स के ऊपर बात नहीं होती। बात किस पे होती है? सब्सटेंस पे होती है। फीलिंग है मैं आपको हो सकता है, मेरी फीलिंग है कि मैं किसी एक इंसान के चेहरे को देख के मैं करूँ मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। Will that be justice? No. Why? Because we all are, हमने क्या किया है? We all come together and come under a contractual obligation of this organization. आपकी ये रूल्स है, आपकी ड्यूटीज है, ये परफॉर्म करनी पड़ेगी। And if I am violating that, I'm going and reclaiming my sovereignty. I am going against those rules, basic rules. आई बात समझ रही? टाइम हो गया क्या खाना खाने का? बोल दिया करो, मैं बह जाता हूँ। ठीक है, व्हाट इज अगर क्वेश्चन आए तो आपको 3 लाइंस पे सोचना है, समझ में आया? आ गया ना? कुछ भी लिखना है, कुछ भी सोचना है, या न्यूज़पेपर पढ़े तो कुछ भी पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के ऊपर कोई आर्टिकल आया हुआ है तो आपको बस ये देखना है, अरे आराम से साथ सुन लो, खाना खाने की। इसमें लीगल बैटल क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, नहीं पता, फिर बाहर में जाएगा कौन नहीं कोई जाएगा। बहुत क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट दैट्स हाउ यू नीड टू स्टडी।
काम का उतना ही है, इतना ही लिखना है, उतने से ही मार्क्स आएंगे। इतनी कहानियां लिख के आ जाएगा कोई मार्क्स नहीं पाता, कोई काम करना। ठीक है, कितने बजे मिले फिर? कभी मिल लेते हैं। ठीक है, 4:15 में मिलते हैं। ओके गाइस, ठीक है, खाना Thank you.